Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today we will do session number 6 of rural marketing, that is product development, adoption process and modification decisions. So the topics covered in this session are hierarchy of acquisition of durables, production adoption process, product life cycle, adopter categories, important product strategy for rural market and product modification decisions, branding decisions, packaging decisions, and maintenance for spurious products. So, first we will discuss the hierarchy of acquisition of durables. So, before going to the hierarchy directly, first we will discuss some of the introduction of this. So as we know that product is the heart of a marketing program around which the other component of marketing mix are designed. भाई प्रोडक्ट ही एक वो चीज़ है जिसके आसपास मार्केटिंग मिक्स की सारी चीज़ें घूमती हैं. तो हम प्रोडक्ट को कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो मार्केटिंग प्रोग्राम का हार्ट है और एंड अराउंड विच द अदर कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर डिजाइन, जिसके बेसिस पर हम मार्केटिंग मिक्स के दूसरे सारे प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं. So many companies treat the rural market as a dumping ground for their rural lower end products. तो बहुत सारी कंपनीज ट्रीट करती है जो रूरल मार्केट्स है हमारी, उनको ट्रीट करती है एक डंपिंग ग्राउंड है उसके लिए, जहाँ पे चीज़ें फेंक दी जाती है फॉर देयर लोअर एंड प्रोडक्ट्स दैट आर डिजाइन फॉर दी अर्बन मार्केट. भाई जो अर्बन मार्केट के लिए उन्होंने बनाए थे वो वहाँ पे नहीं चले, वेस्ट हो गए या यूजलेस है या बेकार है उनके लिए, तो उनको वो डंप कर देते हैं रूरल मार्केट में. सो दिस अप्रोच इज़ रिडल्ड विद सेवरल वीकनेसेस. तो इस अप्रोच को हमने देखा है कि इसकी कुछ वीकनेसेस हैं. सो कुछ कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो सक्सीड कर जाते हैं रूरल मार्केट में और कुछ कई बार नहीं कर पाते. तो जो प्रोडक्ट जो है जो सही नहीं कर पा रहे, दैट वाज नॉट डूइंग वेल, इट वॉज अनसिरिमनियसली विड्रॉन एंड फॉरगॉटन. और जो नहीं कर पाते उनको वहाँ से विड्रॉ कर लिया जाता है और भूल जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में. सो बेसिकली जो रूरल मार्केट है इज़ नॉट वन होमोजीनियस स्ट्रक्चर. उसका कोई होमोजीनियस स्ट्रक्चर नहीं है. एक फर्म को सेगमेंट करना पड़ता है मार्केट को और फिर डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप को उसको फोकस करना है. और मेन जो हमारा एट द टॉप एंड ऑफ द रूरल मार्केट we have customer with high disposable income such as big farmers, trading community and government official. तो अगर रूरल मार्केट में भी देखें तो हमारे पास हाई इनकम वाले कस्टमर्स भी हैं, जैसे हमारे बिग फार्मर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं. सो जो प्रपोर्शन है इस सेगमेंट का वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट. सो इन सम प्रॉस्परस लाइक जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, वेस्टर्न पार्ट है यूपी का, पंजाब, हरियाणा, इन सब सेगमेंट में ये सब सिग्निफिकेंट है. और बेसिकली जो हमने स्टडी एक स्टडी ने शो किया जो 5 स्टेट है, महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन सब ने मिलकर दैट टुगेदर अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द एग्रीगेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट. सो बेसिकली इस सेशन में हम देखेंगे कि हमारा एक्सपोजर होगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है एंड बेसिकली दी मार्केटिंग फॉर मैनेजर्स क्या है, बेसिक मार्केटिंग क्या है. सो नाउ विल कम टू hierarchy ऑफ एक्विजिशन ऑफ ड्यूरेबल्स. नाउ मार्केट हैव टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन ऑफ ड्यूरेबल. मार्केट को बेसिकली ये समझना चाहिए, एक स्पेसिफिक ऑर्डर को समझना चाहिए ऑफ एक्विजिशन ऑफ ड्यूरेबल्स की कैसे हम बाय द हाउस होल्ड्स, राइट. तो हाउस होल्ड्स का जो एक्विजिशन है ड्यूरेबल्स का किस स्पेसिफिक ऑर्डर में होना है वो मार्केटर्स को समझना चाहिए. तो कह रहे हैं जो एक्विजिशन है विल हैव इंटर रिलीजन वेरिएशन, उसकी आपस में इंटर रिलीजन वेरिएशंस होती हैं इस एक्विजिशन की. तो अगर हम 95-96 की बात करें, 1995-1996 की, तो एवरेज ओनरशिप जो थी ड्यूरेबल्स की वो थी कितनी, 4.27, जो कि विच इंक्रीज फ्रॉम 93 में कितनी थी, 3.72. तो 3.72 से बढ़ गए 4.27 होगी 95-96 में. सो फॉर कन्वीनियंस दीज प्रोडक्ट्स हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इन ग्रुप्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया.
अकॉर्डिंग टू मतलब उनका बेस क्या है जिसमें हमने डिवाइड किया उनके प्राइस के हिसाब से। तो ग्रुप वन जैसे कि हम देखें, जो ग्रुप वन में ड्यूरेबल्स आते हैं हमारे लेस देन ₹1000 वाले आते हैं। ग्रुप टू में हमारे 1000 to 6000 की रेंज के बीच वाले आते हैं सारे। और ग्रुप थ्री ड्यूरेबल्स हमारे होते हैं जो 6000 की रेंज से ऊपर के होते हैं, राइट। सो as out of 705 million units owned by household in 95-96, the group 1 durables accounted for about 73%. Group 2 durables accounted for 18.20%, and balance 8.95% belonged to the most expensive type of durable goods. तो जो हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं विच फॉर्म 71.7% ऑफ टोटल हाउस होल्ड इन द कंट्री अकाउंटेड फॉर ओनली 52.2% ऑफ ओनरशिप ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। तो एवरेज नंबर जो है ड्यूरेबल गुड्स का जो रूरल हाउस होल्ड के पास है वो सिर्फ है ओनली 3 एज कम्पेयर टू 7 इन दी अर्बन एरियाज। सो यही स्टडी हमने पढ़ी है। इसमें जो NCAER की जो 1998 में जो स्टडी हुई थी उसने ये बताया हमें कि जो रूरल मार्केट है हमारी ग्रुप वन की जो रूरल मार्केट है आर बिगर देन अर्बन मार्केट, राइट, क्योंकि 1000 से कम वाले रेंज के ड्यूरेबल्स रूरल मार्केट में ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर हमारी जो रूरल मार्केट है ग्रुप टू ड्यूरेबल्स की विल बी बिगर देन अर्बन मार्केट बाय 2001-2002। देन हमारी जो ग्रुप थ्री के ड्यूरेबल्स है जिसमें रूरल मार्केट जो है वो स्मॉलर है देन अर्बन वंस, राइट। इसमें हमारी क्या है रूरल मार्केट इस पर स्मॉलर है क्योंकि इसके 6000 से अबव के प्रोडक्ट्स है, तो जनरली रूरल एरियाज़ के लोग ये लोग नहीं इतना बाय करते हैं इतने एक्सपेंसिव ड्यूरेबल्स। और अगर हम रूरल मार्केट की ग्रोथ रेट देखें वो क्या है फास्टर, वो उसकी जो रूरल मार्केट की ग्रोथ है वो फास्टर हो रही है अर्बन से, और इवन ऑन लार्जर बेसिस ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। तो बेसिकली ये जो स्टडी की NCAR ने, तो हमें पता चला कि हमारे जो किस मार्केट में किस ड्यूरेबल की, रूरल मार्केट में अर्बन मार्केट में किन ड्यूरेबल्स की डिमांड ज़्यादा है, किसकी मार्केट ज़्यादा बड़ी है। नाउ दिस टेबल इज शोइंग ए क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। हमारे ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री में कौन कौन से ड्यूरेबल्स आते हैं। तो ग्रुप वन में हम जैसे देखते हैं हमारा प्रेशर कुकर, प्रेशर पैन, बाइसाइकिल, मैकेनिकल रिस्ट वॉच, कॉर्ड्स रिस्ट वॉच, रेडियो ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, वॉकमैन, मोनो कैसेट रिकॉर्डर, ये सब हमारे किस में आते हैं ग्रुप वन में। ग्रुप वन मतलब दैट कॉस्ट लेस देन ₹1000। सो ग्रुप टू में कौन कौन से आते हैं हमारे जो 1000 और 6000 के बीच में है। The television black and white small, right, television black and white regular, geyser, instant, geyser storage, sewing machine, vacuum cleaner, mixer grinder, 2-in-1 mono, 2-in-1 stereo। और ग्रुप थ्री में हमारे कौन से ड्यूरेबल्स आते हैं दैट इज ग्रेटर देन ₹6000, दैट कॉस्ट ग्रेटर देन ₹6000, सॉरी। Color television small, color television regular, video cassette recorder, video cassette player, then motorized two-wheeler like scooter, motorized two-wheeler like moped, then motorized two-wheeler like motorcycle, refrigerator, washing machine, music system, car or jeep. So this was the classification of consumer durable goods. Now we come to hierarchy of acquisition of durables. So जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास हायरार्की की एक्विजिशन ऑफ ड्यूरेबल्स की, ठीक है। तो अगर हम देखें कि रूरल शेयर देखते हैं, मान लो हम रूरल शेयर इन मार्केट फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए रूरल शेयर कितना है। तो अगर हम देखें कि 1989 और 90 में कोई शेयर नहीं है रूरल मार्केट का कंज्यूमर ड्यूरेबल में, ठीक है। फिर लेट्स स्टार्ट विद लेस देन 5, लेट्स स्टार्ट विद दी लेसर शेयर। तो लेस देन 5% शेयर है रूरल मार्केट का 89-90 में VCR VCP में, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट प्लेयर। देन नो शेयर है 92-93, नो शेयर 95-96।
Then 5 to 10% share in 1989 to 19 washing machines. Then 90 to 93 में VCR VCP washing machine. Then again 95 96 में there is no share. Then 10 to 12 अगर हम देखें सो बेसिकली जो टेबल हमें दिखा रहा है कि क्या शो कर रहा है कि जो ऑलमोस्ट स्टेडी ट्रांजिशन हो रहा है ओनरशिप शेयर में ऑफ ड्यूरेबल्स ऑफ रूरल मार्केट विद राइज इन रूरल इनकम. जैसे जैसे रूरल इनकम बढ़ रही है तो वैसे वैसे शेयर ऑफ ड्यूरेबल आइटम्स वो इंक्रीज हो रहा है. तो comparison of columns would make it clear how not only the percentage of ownership rising, the share in higher end purchases also growing from year to year. जो comparison कर रहे हैं हम columns में वो क्या हमें दिखा रहा है clear क्या क्या चीज़ clear हो गया हमें से कि सिर्फ percentage of ownership सिर्फ rise नहीं कर रही है, share is higher end purchase is also growing from year and year. मतलब higher end purchase भी बढ़ रहा है धीरे धीरे. So a comparison of the rural and urban durables shows that while the urban households own an average of 5.22% durables in 1989-90, their rural brethren own the average of only 2 durables. भाई जहाँ हमारे पास urban households में durable acquisition की एवरेज कितनी है हमारे पास 5.22 ड्यूरेबल्स है 89-90 की बात कर रहे हैं हम. वहीं हमारे रूरल में कितनी है सिर्फ दो ड्यूरेबल्स की. ठीक है. सो अ डिकेड लेटर आफ्टर द डिफरेंशियल स्टिल रिमेन सिग्निफिकेंट. The NCAR Indian Demographic Report 2002 show that the durable ownership in urban and rural areas at the end of 1999 was 8.19 in urban areas and 3.89 goods per household in the rural areas. The share of rural markets come with very low level of penetration in different product categories. So you would appreciate that as more companies take up rural challenge and the rate of penetration to go up in the days to come, the rural share will improve further. मतलब कि जो ये शेयर है हमारी रूरल मार्केट में कमिंग विद वेरी लो लेवल ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब हम पूरी मार्केट को कवर नहीं कर पा रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज नहीं ऑफर कर पा रहे हैं. तो अगर हम हमारी जो कंपनीज हैं वो कुछ स्टेप्स लेंगे, अप्रिशिएट करेंगी रूरल चैलेंजेस को और रेट ऑफ पेनिट्रेशन अगर चल जाएगा, हम और डेप्थ में जाएंगे और प्रोडक्ट देंगे उन्हें, तो इन द डेज टू कम जो हमारा रूरल शेयर है वो और फर्दर इम्प्रूव हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एडॉप्शन प्रोसेस. अब प्रोडक्ट एडॉप्शन प्रोसेस क्या है हमारे पास. अब कह रहे हैं जो मार्केटर्स हैं वो कीनली इंटरेस्टेड होते हैं अंडरस्टैंड करने में कि प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इन अ न्यू मार्केट, किस तरह से एक नई मार्केट में एक प्रोडक्ट एडॉप्ट हो रहा है. थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन जो E.M. रोजर्स ने डेवलप करी, उसने क्या बताया उस थ्योरी में कि इसका वाइटल यूज़ है इस थ्योरी का. पर्टिकुलरली रोजर्स ने क्या किया, उसने कैरिड आउट किया एक एक्सटेंसिव रिसर्च किसमें इतनी लेट 50s एंड 1960s टू एग्जामिन, क्या एग्जामिन करने के लिए, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इनोवेशन अमंगेस्ट द रूरल फार्मिंग कम्युनिटी इन US. तो जो मेजर फाइंडिंग उसकी स्टडी निकली लेटर हेल्ड गुड व्हेन सिमिलर स्टडी वर कैरिड आउट फॉर अदर प्रोडक्ट कैटेगरीज इन डिफरेंट कंट्रीज. सो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा रेट ऑफ एडॉप्शन क्या होता है. रेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, इज अ रिलेटिव स्पीड विद विच मेंबर्स ऑफ ए सोशल सिस्टम एडॉप्ट एन इनोवेशन. भी कितनी रेट ऑफ स्पीड से एक सोशल सिस्टम एक नई इनोवेशन को एडॉप्ट कर रहा है, वो है हमारा रेट ऑफ एडॉप्शन. तो इट इज़ मेजर एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु एडॉप्ट अ न्यू आइडिया इन स्पेसिफिक पीरियड सच एज अ ईयर. So the perceived attribute of innovation are one important explanation of the rate of adoption. So there are 5 major attributes that have direct influence on the rate of adoption. 5 major attribute है हमारे पास जिनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है हमारे रेट ऑफ एडॉप्शन पर. भाई कितनी रेट से कितनी जल्दी हम उस नए प्रोडक्ट को, किसी नई इनोवेशन को हम लोग एडॉप्ट करेंगे. तो सबसे पहला है उसमें से फर्स्ट एट्रीब्यूट रिलेटिव एडवांटेज. दूसरों से कंपैटिबिलिटी, इसकी रिलेटिव एडवांटेज क्या है, कंपैटिबिलिटी कितनी है उस प्रोडक्ट की, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ट्रायलेबिलिटी क्या है एंड ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है. सो बिसाइड्स दोज वेरिएबल जैसे कि हमारे टाइप ऑफ इनोवेशन डिसीजन या नेचर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल,
nature of social system, extent of change agents, promotional effort affect the rate of adoption. Now, this is showing the variables determining the rate of adoption of innovation. ये हमें दिखा रहा है कि वो वेरिएबल जो डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन. सो सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारे पास जो वेरिएबल डिटरमाइन कर रहा है रेट ऑफ एडॉप्शन, वो हमारे लेफ्ट साइड पे है, जो है हमारे प्रिसीव्ड एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन. प्रिसीव्ड एट्रीब्यूट है जो हमारे, जो हमने अभी डिस्कस किया, रिलेटिव एडवांटेज, कंपेटेबिलिटी, कम्प्लेक्सिबिलिटी, ट्रायलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी. देन देयर इज टाइप ऑफ इनोवेशन डिसीजन. Then our communication channels like mass media or interpersonal. The nature of social system, that is norms, degree of network interconnectedness, etc. And extent of change agents promotion efforts. So कितनी extent तक change agents promotion efforts लगाते हैं. तो ये सब जो है ये किस चीज़ को, ये सब वेरिएबल है जो डिटरमाइन करते हैं कि रेट ऑफ एडॉप्शन क्या होगा नई इनोवेशन का. Right, so this is the way these are the variables that determine the rate of adoption of innovation. Now the next comes product life cycle. Now product life cycle PLC, हम सब जानते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कितनी है. राइट, सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक एनालिसिस होता है जो शो करता है स्टेजेस ऑफ ए प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी इन अ स्पेसिफिक मार्केट. भाई एक स्पेसिफिक मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी की कौन से स्टेज पे है वो, ठीक है, वो ये एनालाइज करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू. तो हमारे पास 5 स्टेजेस है हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के इसमें. तो जैसे कि फर्स्ट स्टेज हमारी होती है दी इंट्रोडक्शन स्टेज. इंट्रोडक्शन स्टेज में जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, राइट, बेसिकली मतलब जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ईच ऑफ दी स्टेजेस प्रोवाइड डिस्टिंक्ट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड हेंस अफेक्ट द फर्म स्ट्रेटजी एज वेल एज द मार्केटिंग प्रोग्राम. तो इंट्रोडक्शन स्टेज में जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है उसकी. उसके बाद जब वो ग्रो करता है, उसका मार्केट शेयर बढ़ता है, वो ग्रोथ करता है. देन शेक आउट इज द स्टेज द मैक्सिमम जहाँ पे उसको अपना आउटपुट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. सॉरी, शेकआउट इज़ दी बेसिकली ग्रोथ, मतलब शेकआउट वो इंक्रीज हो रहा है. देन मैच्योरिटी इज द स्टेज जहाँ पे उसको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है. एंड देन इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ PLC. तो कह रहे हैं कि एक वास्ट मेजोरिटी ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो है हमारी रूरल मार्केट में आर एक्चुअली इन दी अर्ली ग्रोथ टू लेट ग्रोथ स्टेज. अभी जो हमारे बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं हमारी रूरल मार्केट में, वो अभी एक्चुअली अर्ली ग्रोथ से लेकर लेटर ग्रोथ स्टेज के बीच में ही है, यानी कि ग्रोथ स्टेज पे ही हैं, सारे ग्रोइंग स्टेज पे ही हैं. इवन जो हमारी बहुत सारी FMCG प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारी सारी किस्में ग्रोथ स्टेज पे हैं. तो PLC analysis is generally done by taking product class as the unit. So however, if it is done for a category, one has to wait for decades to draw inferences. Hence marketers go for PLC analysis for other product levels, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट फॉर्म क्या है, प्रोडक्ट ब्रांड क्या है. प्रोडक्ट फॉर्म एनालिसिस क्या होता है, उसकी ग्रेट रेलेवेंस होती है हमारे रूरल मार्केट ऑफ इंडिया पे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं रिस्ट वॉच, इफ वी टेक अ रिस्ट वॉच एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस, को एनालिसिस करना है हमने, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विल बी रियली लॉन्ग, स्ट्रेचिंग ओवर डिकेड्स एंड बीइंग स्टिल देयर इन ग्रोथ स्टेज. मतलब वो इतने टाइम से, क्योंकि घड़ियाँ हमारी रिस्ट वॉचेस चल रही हैं और अभी भी वो ग्रोइंग स्टेज पे है, राइट. तो अगर प्रोडक्ट की फॉर्म हम लेके चलते हैं जैसे कि क्वार्ट्स या मैकेनिकल वॉचेस या कुछ डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेस लेके चलते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉर्म, दैट कैन बी नोटिस इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज. So it is seen that the time taken by customers to graduate to the latest product, मतलब उसको कस्टमर को देखने में कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो लेटेस्ट है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो दैट फॉर्म्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसको बहुत टाइम लगता है. सो इन दी मॉस्किटो रिपेलेंट कैटेगरी द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म्स कैन बी सीन. देयर आर कॉइल्स, जैसे अगर हम देखें मॉस्किटोज, मच्छरों को भगाने के लिए हम लोग कॉइल्स भी यूज़ करते हैं.
मैट्स भी यूज़ करते हैं, लिक्विड भी यूज़ करते हैं, एरोजल स्प्रेज भी यूज़ करते हैं। तो रूरल मार्केट स्टिल सीम टू यूजिंग कॉइल्स एंड मैट्स, लेकिन रूरल मार्केट में अभी तक कॉइल्स और मैट्स ही यूज़ कर रहे हैं लोग। लैक ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड हाई प्राइस ऑफ न्यू वेरिएंट्स आर सम ऑफ द रीज़न। और क्या रीज़न है इसके पीछे कि वो अभी तक कॉइल और मैट्स यूज़ कर रहे हैं? एक तो इलेक्ट्रिसिटी उनके पास कम है, और दूसरा प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ रहा है उनको नए वेरिएंट्स के, जो नई वेराइटीज़ आ रही है। सो बेसिकली एक जो एग्रीकल्चरल पंप मैन्युफैक्चर है जो इंट्रोड्यूस करते हैं एनर्जी एफिशिएंट लाइटर पंप्स इन रूरल एरियाज, ही वाज सरप्राइज्ड बाय द कंटिन्यूड प्रेफरेंस ऑफ रूरल फार्मर्स फॉर द बल्की एंड हैवी पंप्स इन. So marketers have to examine the acceptance level of different product forms in the different regions of the country, and accordingly should design market entry strategies for different subsystems. Now we come to the next topic. As we have already discussed this product life cycle, that each of the stages provide distinct opportunities and threats, and marketers have to examine the acceptance of level of different forms in the different region. मतलब मार्केट को एग्जामिन करना कि कहाँ पे किस लेवल किस प्रोडक्ट पे किस डिफरेंट रीजन कंट्री में हमारे कैसे कितनी एक्सेप्टेंस है, किस लेवल तक एक्सेप्टेंस है इस प्रोडक्ट की, उसको एग्जामिन करना है, और अकॉर्डिंगली हमें उसकी डिज़ाइन मार्केट स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करनी है, कैसे हमें एंटर करना है वहाँ पे फॉर डिफरेंट सब मार्केट. नाउ सॉरी, नाउ वी कम टू एडॉप्टर कैटेगरीज. एडॉप्टर कैटेगरीज क्या होती है? लाइक marketers have categorized adopters using the criteria of innovativeness, राइट. तो इनोवेटिवनेस क्या, मार्केटर्स ने क्या कैटेगराइज किया? अडॉप्टर्स को कैटेगराइज किया एक क्राइटेरिया लेके इनोवेटिवनेस का. तो इनोवेटिवनेस क्या है? वो एक डिग्री है टू विच एन इंडिविजुअल और अदर यूनिट ऑफ एडॉप्शन इज रिलेटिवली अर्लियर इन अडॉप्टिंग न्यू आइडियाज़ देन अदर मेम्बर्स ऑफ सोशल सिस्टम. तो डिफरेंट कैटेगरीज जो हमारी अडॉप्टर्स की है और उनके डिस्ट्रीब्यूशन की है इन पॉपुलेशन आर, वो कौन कौन सी है? पहली कैटेगरी है हमारे पास इनोवेटर्स, सेकेंड इज अर्ली अडॉप्टर्स, थर्ड इज अर्ली मेजोरिटी, फोर्थ इज लेट मेजोरिटी, एंड फिफ्थ इज लगार्ड्स. तो अगर हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इनोवेटर्स हमारे पास 2.5% है, राइट. जो बेसिकली जो फाइंडिंग्स आई है हमारे पास रोजर्स की विद रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ एडॉप्टर्स इन द रूरल सोसाइटी have held good for many products. Innovators are venturesome and they are high propensity to take risk. Innovator is willing to accept occasional setback, though he leads some sort of an isolated elite life and is not respected much. So he plays the important role of launching the new idea into a system and thus play the role of a gatekeeper. तो हम इनोवेटर जो है गेट कीपर का काम करता है, क्योंकि वो एक जो आइसोलेटेड इलाइट लाइफ है उसको लीड करता है, मतलब कोई नई आइडिया लॉन्च करने में हेल्प करता है. तो अर्ली अडॉप्टर जो है सेकंड ग्रुप ऑफ अडॉप्टर, दे आर, इनका हमारे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन 13.5 है. दे आर मोर इंटीग्रेटेड इनटू दी लोकल रूरल सिस्टम देन इनोवेटर्स. ये ज़्यादा इंटीग्रेटेड हमारे लोकल रूरल सिस्टम में इनोवेटर से ज़्यादा. ये जो कैटेगरी है इसकी डिग्री ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ ओपिनियन है लीडरशिप का. तो अर्ली अडॉप्टर क्या है हमारे? इज़ कंसिडर्ड एज मैनी एज द इंडिविजुअल टू चेक विथ बिफोर यूजिंग अ न्यू आइडिया. तो अर्ली अडॉप्टर डिक्रीजेज अनसर्टेनिटी डिक्रीज कर देते हैं अबाउट न्यू आइडिया बाय अडॉप्टिंग इट एंड देन कम्युनिकेटिंग इट टू पीयर्स थ्रू इंटरपर्सनल नेटवर्क्स. Now we'll discuss the characteristics of adopter categories. There are some characters of adopter categories. So हमने क्या किया, जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे अडॉप्टर कैटेगरीज के उसको समराइज करके 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है. पहली हमारी है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, दूसरी हमारी पर्सनैलिटी वैल्यूज़, एंड तीसरी हमारी कम्युनिकेशन बिहेवियर. तो कह रहा है जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं उनकी हाई सोशल स्टेटस होता है और उनकी हाई डिग्री ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी होती है देन अडॉप्टर से ज़्यादा होती है. तो अर्ली अडॉप्टर जो है और ऑल्सो डॉगमेटिक एंड देन लेटर अडॉप्टर. डॉगमेटिज्म इज द डिग्री टू विच इंडिविजुअल हैज रिलेटिवली क्लोज बिलीफ सिस्टम.
सो हमारे जो अर्ली अडोप्टर है हैव बीन फाउंड टू बेटर ऑफ सोशो इकोनॉमिकली एंड मोर अवेयर ऑफ प्रोडक्ट ऑल्टरनेटिव्स देन लेट अडोप्टर्स और लगार्ड्स. Now we'll come to next topic, that is important product strategies for rural market and product modification decisions. अब हमारे कुछ important product strategies पढ़ेंगे हम रूरल मार्केटिंग के लिए, और प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन डिसीजन हमें कैसे लेने हैं. तो कह रहे जो हमारा कोर प्रोडक्ट डिज़ाइन है हैज़ टू बी रूरल सेंट्रिक. अगर रूरल मार्केट के लिए बना रहे हैं तो जो हमारा कोर प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो रूरल सेंट्रिक होना चाहिए. जो प्रोडक्ट और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, एंड इट इज़ मोर सो फॉर दी रूरल मार्केट. और किसके लिए बनाई गई है, बेसिकली रूरल मार्केट्स के लिए. सो देयर आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मार्केट इन दी रूरल इंडिया एंड इन दी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ दी वर्ल्ड. गिवन बिलो सम ऑफ दी स्ट्रैटेजीज रेलेवेंट फॉर रूरल मार्केट. तो कुछ स्ट्रैटेजीज हमारे पास डिफरेंट है हमारी अर्बन एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए. तो रूरल एरिया की जो स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है वो इस पर हमें दी गई है कुछ स्ट्रैटेजीज. कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है हमारे पास. फर्स्ट इज यूटिलिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स. यूटिलिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं हमारे, जिसका जो बेसिक ड्राइवर होता है प्रोडक्ट परचेज का फॉर रूरल कस्टमर्स दी फंक्शनल यूटिलिटी. कितना यूटिलिटी उस जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे रूरल पीपल, मतलब गांव वगैरह के लोग, वो क्या करते हैं उसकी प्रोडक्ट की यूटिलिटी देखते हैं, कितना यूटिलिटी है इस प्रोडक्ट की, रेदर देन रिच फीचर्स एंड सोफिस्टिकेशन. भाई उसमें ये रिचनेस वाली कोई चीज़ नहीं देखते कि क्या फीचर्स है या कितना सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है, वो देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की कितनी यूटिलिटी है. So by doing away with the frills, if the cost can be reduced substantially, the product will have a higher chance of succeeding. तो अगर हम इसके साथ जाएंगे तो हम कोस्ट को सब्सटेंशली कुछ अगर हम घटा देंगे तो इसके सक्सीड होने के चांस बढ़ जाएंगे. जैसे हमारे फिलिप्स एग्जाम्पल है, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड जो है उसने एक इंट्रोड्यूस किया है नया लो कॉस्ट मीडियम रिसीवर सेट, जिसका नाम उसने रखा है बहादुर, विच वॉज ह्यूजली सक्सेसफुल इन रूरल एरियाज. नाउ द नेक्स्ट इज स्टर्डी प्रोडक्ट्स. ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये डिज़ाइन करते हैं रूरल मार्केट के लिए. शुड बी स्टर्डी इनफ टू विथस्टैंड रफ हैंडलिंग एंड रिग्रेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब जो भी हम रूरल मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए कि अगर रफ हैंडलिंग कर सके उनकी हम, और ट्रांसपोर्टेशन में इधर उधर लेके जा रहे हैं तो उस पर नुकसान ना पहुँचे. The TI cycle specific purpose for which the cycles are used, the company has methodically gone about mapping the consumption chain, right? तो कह रहा है कि बेसिकली जो फिलिप्स ने जैसे एग्जांपल है अडॉप्ट की अपनी स्ट्रैटेजी और मेड देयर रेडियो हैवियर एंड लाउडर फॉर द रूरल मार्केट. इट इज़ not enough to design product for good quality but to undertake certain initiative to manage perceived quality. भाई अब जैसे फिलिप्स का उन्होंने एग्जांपल दिया कि उन्होंने अपना जो रेडियो बनाया उसको और हैवी कर दिया और लाउडर कर दिया रूरल मार्केट्स के लिए. अब अगर हम खाने पीने की बात करें तो हम ये तो नहीं कि हम अच्छी क्वालिटी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ सर्टेन इनिशिएटिव ले सकते हैं टू मैनेज प्रिसीव्ड, मतलब जो प्रिसीव्ड क्वालिटी जो हमसे मांगी जा रही है रूरल एरियाज़ में उसको हम मैनेज कर सकें. देन दी वैल्यू इंजीनियरिंग. वैल्यू इंजीनियरिंग जो होती है इज़ यूज टू डेवलप चीपर प्रोडक्ट्स बाय सब्सटीट्यूटिंग सर्टेन कॉस्टली रॉ मटेरियल. मतलब जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं अगर हम उसमें कुछ सब्सटीट्यूट करके कोई और रॉ मटेरियल लगा दे और जो प्रोडक्ट बने से कॉस्ट कम हो जाए, चीपर प्रोडक्ट बन जाए, तो वो वैल्यू इंजीनियरिंग होती है हमारी, जो कि एक स्ट्रैटेजी है जो हमें रूरल मार्केट में काम आती है. जैसे कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड है, उसने डिप्लॉय कर दिया दिस टेक्निक टू डेवलप अ चीपर ग्लूकोज बिस्किट फॉर द रूरल मार्केट. The new product Tiger was introduced in the small towns and rural areas. The company withdrew the previous brands such as Circus and Glucose D meant for the lower segment and introduced a new brand Tiger. It was launched ₹3.50 per pack. 3.5 रुपये का उन्होंने पैक निकाला टाइगर बिस्कुट का. This product did exceptionally well in the rural market and could reach ₹100 crore mark within a year. नाउ वी कम टू दिस एक और एग्जांपल अगर हम इसका डिस्कस करें तो जैसे रिसेंट पास्ट में हमने देखा है बहुत सारी कंपनी जैसे टी सीरीज़ है, घाड़ी डिटर्जेंट है, एंकर टूथपेस्ट है, न्यू पोर्ट है, रफ एंड टफ जीन्स है.
from the house of Arvind Garments have used this technique to tap the potential at the lower end of the market. देन विल कम टू लो यूनिट पैकिंग्स, यानी कि जो भी हम पैकिंग करें तो स्मॉल पैक्स हैव अ बेटर चांस ऑफ गेनिंग एक्सेप्टेंस. अगर छोटी छोटी पैकिंग है तो उसकी ज़्यादा चांस है उसको एक्सेप्ट करेंगे. जैसे हम छोटे छोटे शैम्पू के सेशेज वगैरह देते हैं, तो वो अगर हम गाँव में जाके देखें तो रूरल एरियाज़ में पर्टिकुलरली वो बड़ी बड़ी बॉटल्स खरीद के नहीं रखते हैं, वो शैम्पू के पाउचेज यूज़ करते हैं. So this was low unit packaging and product adaptation for different regions. अलग अलग रीजन के लिए प्रोडक्ट अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज. मार्केट हैव अंडरस्टूड दैट द रूरल मार्केट इन इंडिया इज़ नॉट, भाई हमें देखना कि जो हमारी रूरल मार्केट है वो भी होमोजीनियस नहीं है. सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट तो डिफर करता है हर जगह का, तो उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट अडेप्टेशन करना चाहिए डिफरेंट रिलीजन के हिसाब से. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ब्रांड डिसीजंस. ब्रांड डिसीजन क्या है? बेसिकली जो अगर हम देखते हैं लुक इन टू द एक्सटेंट लिटरेचर, वो शो करता है कि रूरल कस्टमर जो है वो स्पेसिफिकली नॉट स्पेसिफिकली और कॉन्स्टेंटली ब्रांड लॉयल नहीं होता है. वो भी एक पर्टिकुलर ब्रांड का सब चीज़ खरीदनी है ऐसा नहीं सोचते हैं वो. दे वर सपोज टू बी कंटेंट विद एनी ब्रांड दैट वॉज हैंडेड ओवर टू देम बाय द रिटेलर्स. वो वही ब्रांड जो रिटेलर पकड़ाता है वो ले लेते हैं. तो जो प्रेजेंट मार्केट डाटा वो ये शो कर रहा है क्लियरली दैट इट इज़ नो लॉन्गर सो. अब ऐसा नहीं होता. बहुत सारे जो हमारे रिसेंट एम्फेरिकल स्टडीज़ हुई है उन्होंने ये रिवील किया है कि जो रूरल कस्टमर है वो एक पर्टिकुलर अबाउट द ब्रांड ही और शी वांट्स and cannot be easily persuaded to buy anything just because it is so advised by the retailers. भाई जो रूरल कस्टमर है वो वही ब्रांड खरीदेगा जो वो खरीदता है, दूसरे पे से जल्दी से वो परस्यू नहीं होगा क्योंकि उसको ये उसके रिटेलर ने एडवाइस किया हुआ है. तो इंक्रीज एक्सपोजर हो रहा है जैसे टेलीविज़न का, उससे क्या हो रहा है रूरल कस्टमर गेटिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन. अब टीवी आ गया सब जगह, रूरल एरियाज़ में भी तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, उनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है अलग अलग सब प्रोडक्ट्स की. एंड लाइफस्टाइल क्यूज़ मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट से. तो अब क्या हो गया, इन अर्ली 80s में जो निरमा को हमने इस्टेब्लिश किया था एज अ पॉपुलर ब्रांड थ्रू कंसिस्टेंट एडवर्टाइजिंग से, अब टुडे देयर इज़ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट क्लटर एंड ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन. इन दिस कॉन्टेक्स्ट मार्केटर्स हैव टू पे ग्रेटर अटेंशन इन सेलेक्टिंग दी ब्रांड एलिमेंट्स. तो ब्रांड एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से, जैसे ब्रांड नेम, लोगो, सिंबल, ब्रांड करेक्टर, स्लोगन, जिंगल, पैकेजिंग. ये हमारे ब्रांड एलिमेंट्स हैं जिनको जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो लगभग इन्हीं चीज़ों से परसुएड होकर प्रोडक्ट खरीदते हैं. जैसे हम ब्रांड एलिमेंट्स की बात करें, लोगों की बात करें, तो दैट हैज़ अ स्पेशल रोल इन बिल्डिंग ब्रांड्स इन द रूरल मार्केट्स. अगर हम इंडिया में देखें तो 16 ऑफिशियल लैंग्वेज है और 460 डायलेक्ट्स है. हाउएवर अ वेल कंसीव्ड लोगो कैन मीन द सेम थिंग टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ कस्टमर. जैसे सो ब्रांड नेम जैसे हमने पढ़ा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसका. जैसे ब्रांड करेक्टर्स हम यूज़ करते हैं टू बी यूज टू ऐड न्यू लेवल ऑफ मीनिंग एंड अपील टू ब्रांड. जैसे अमूल्स अटली बटली कलर दैट इज़ अ ब्रांड करेक्टर. फिर हम जिंगल्स या म्यूजिकल्स यूज़ करते हैं दैट इज़ एसोसिएटेड विद द ब्रांड एंड देयर बाय गिविंग पोटेंशियल बायर्स वन मोर क्यू फॉर इजी ट्रैवल फ्रॉम मेमोरी. जैसे टाइटन सिग्नेचर ट्यून एक है, लिरिल्स की है ला ला ला. सो दैट आर अटेम्प्ट्स टू सराउंड दी ब्रांड विद इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल क्यूज. Now we come to the packaging decision. in rural market में क्या होता है, जो ब्रांड है इज मोस्ट ऑफन आइडेंटिफाई उसके पैकेजिंग से लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं रूरल मार्केट में, क्योंकि उनका लिटरेसी लेवल कम है, कुछ कम बहुत कम ब्रांड उन्हें अवेलेबल होते हैं और मीडिया व्हीकल्स का उनका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो उनको ज़्यादा पता नहीं चलता कि कौन सा ब्रांड है कौन सा नहीं है. वो पैकेजिंग देख के या कलर वलर देख के वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं. नाउ पैकेजिंग इन रीयूजेबल कंटेनर्स. अब पैकेजिंग डिसीजन हमें कैसे लेने चाहिए रूरल एरियाज़ के लिए. अब जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं हमारे, वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं और उन्हें तब लगता है कि जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अगर वो कंटेनर या वो पैकेट दोबारा किसी और चीज़ में रीयूज़ हो सके,
राइट तो वो बड़े उस चीज़ में बड़ा रिवॉर्डेड फील करते हैं, तो हमें ऐसे स्ट्रैटेजी ऐसी फॉलो करनी चाहिए। देन हमारे कलर और डिज़ाइन की पैकेजिंग, पर्टिकुलरली जो हमारे रूरल के लोग होते हैं वो पर्टिकुलर कलर से, भाई ग्रीन कलर का ये ले आओ या रेड कलर वाला सोप ले आओ। ऐसे लाइफ बॉय, जैसे उनको लाइफ बॉय नहीं बोलेगी लाइफ बॉय लाना, वो कहेंगे कि रेड कलर वाला सोप लेकर आओ। तो वो कलर और डिज़ाइन से ज़्यादा वो होते हैं कि क्या प्रोडक्ट उन्हें खरीदना है। नाउ मेंटेनेंस ऑफ स्पेरियस प्रोडक्ट, जो मार्केटर्स हैं हमारे मैनी कंज्यूमरेबल गुड्स के हैव टू एनकाउंटर द मेंटेनेंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ ए नंबर ऑफ फेक और स्पेरियस प्रोडक्ट्स। अब हमारे फेक प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे बनते हैं, इमिटेशंस भी होते हैं। अब कह रहे हैं कि एज सुन एज ब्रांड बिकम पॉपुलर, जब तक ब्रांड रूरल एरिया में पॉपुलर होता है तब तक बहुत सारी उसकी इमिटेशंस स्पेरियस प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत सारे आ चुके होते हैं। तो लास्ट सेक्शन ऑफ रूरल एरियाज आर इलिटरेट, क्योंकि वो इलिटरेट है बहुत सारे हमारे रूरल एरिया, तो वो आइडेंटिफाई कर नहीं पाते उसका लोगो या उसकी कलर स्कीम। तो वो क्या करते हैं, वो अनस्क्रिप्टेड प्रोडक्ट जो है उनको, मतलब जो फेक प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीद लेते हैं। अब ये जो स्पेरियस प्रोडक्ट्स है दो टाइप के होते हैं, एक तो इसमें कंप्लीट इमिटेशन होती है, ब्रांड नेम भी पैकेजिंग भी सब कुछ सेम होता है, और एक होता है इसमें पार्ट इमिटेशन होती है, जैसे निरमा का नाम चेंज करके NEERMA कर दिया या NIRMAN कर दिया, तो इससे वो इलिटरेट है, वो नहीं पढ़ पाएंगे और वो पैकेजिंग देख के इमिटेशन प्रोडक्ट ले लेंगे। Now, there are some question for you now. The first is, how has the hierarchy of consumer durable ownership in rural market changed over the years? Explain. And what are the implications of such trend for market? And the second is, explain the factors affecting rate of adoption of innovation in the given market, and how would these apply to a service like life insurance or credit cards offered to the rural markets. That's all for today's session. Thank you so much. Happy we learning.